हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और वेलकम करता हूं मैं आपका अकाउंट्स का एक प्रैक्टिकल चैप्टर जो है अकाउंटिंग इक्वेशन। कहीं ना कहीं ये अकाउंट का बेस है और अगर मुझे ये बेस समझ में आता है तो पूरी अकाउंटिंग में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर में आपको सारे टॉपिक क्लियर करा दूं, सारे जो बेस हैं वो क्लियर समझा दूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं बुक रेफ़र करने जा रहा हूँ टीएस गरेवाल। कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी हर तरह के कंसेप्ट और क्वेश्चंस को समझने में। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊँ और ये सिलसिला हमारा जारी रहे। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे वो वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं टीएस गरेवाल रेफ़र कर रहा हूँ बुक, तो मैं इसलिए इसका नाम भी रेफ़र कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस अपनी बुक से चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले कहूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो कहीं ना कहीं इसने एक बेसिक कंसेप्ट को फॉलो किया है। वो बेसिक कंसेप्ट क्या है वो समझो। अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पैसा तो अपना लगाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं कैपिटल। देखो, मैंने कहीं ना कहीं आपको ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो फर्स्ट चैप्टर में जो बेसिक हमने शुरू किया था उसमें बता दी थी। तो कैपिटल मतलब वो पैसा जो मालिक लगाता है। तो कहीं ना कहीं हमने कैपिटल लगाई प्लस कुछ लायबिलिटीज़ लगाई। लायबिलिटीज़ मतलब कुछ उधार का पैसा हमने बिज़नेस में लगाया और तब जाकर हमने अपने बिज़नेस को शुरू किया। तो उससे हमने क्या खरीदी? एसेट्स। सपोज करो कहीं ना कहीं मैंने 10 लाख रुपए अपने लगा दिए, 2 लाख रुपए लोगों से उधार ले लिए, तो टोटल मेरे पास बिजनेस में कितने रुपए का माल हो गया, कितने रुपए का सामान हो गया? दैट इज 12 लाख। क्लियर है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन हमें पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन में फॉलो करनी है। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब कहीं ना कहीं पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो चेंजेस होंगे वो आपको इन 3 ही पिलर्स में दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं ताकि हमें धीरे धीरे समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको एक बार फॉर्मेट समझा देता हूं ताकि आपको फॉर्मेट समझने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हेडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर जब तक मैं हेडिंग नहीं लिखूंगा तो टीचर मेरा 1 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो मुझे सबसे पहले लिखनी है हेडिंग। उसके बाद सबसे पहले हम बनाते हैं सीरियल नंबर, फिर हम बनाते हैं ट्रांजैक्शंस का कॉलम। ये मैं छोटा बना रहा हूँ, आप भी छोटा ही बनाएंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जो हमें लिखनी होती है। इसके बाद सबसे बड़ा कॉलम जो हम बनाते हैं दैट इज़ एसेट्स का कॉलम हमेशा सबसे बड़ा रहेगा। लायबिलिटीज़ का कॉलम मैक्सिमम आप जो क्वेश्चन करते हो उसमें 2 या 3 लायबिलिटीज़ आती हैं तो इसीलिए। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कैपिटल। ओके, तो हमने फॉर्मूला बिल्कुल लिखा, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद हम एक कॉलम और बनाएंगे, वो ब्लैंक रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन में चीज़ें आती रहेंगी मैं उसके नीचे उसे ऐड ऑन करता रहूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें लिखता है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो कहीं ना कहीं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा? ट्रांजैक्शन नंबर 1। यहाँ पर लिखूँगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मतलब ये बेसिकली फॉर्मेलिटी है, आपको इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब इफ़ेक्ट समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका इफ़ेक्ट समझना। कहीं ना कहीं मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ तो बिज़नेस के अंदर पैसे लगा रहा हूँ, कैपिटल लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो कैश है वो बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं इसके अंदर एक कॉलम बनाऊँगा कैश का और ऐड करूँगा 45,000। ओके, और अब मेरी कैपिटल भी बढ़ेगी क्योंकि मैंने बिज़नेस के अंदर पैसे लगा दिए। तो मैं कैपिटल के अंदर कैपिटल का ही कॉलम बना रहा हूँ और प्लस 45,000। दोनों की दोनों इक्वेशन बराबर रहेंगी। लायबिलिटीज़ में अभी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। अब मैं इसे यहाँ से फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो चुकी है तो फर्स्ट एंट्री को मैंने क्लोज़ कर दिया।
क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट? यानी जब मैंने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में पूंजी लगाई, तो कहीं ना कहीं कैश बढ़ा और उसकी कैपिटल बढ़ी, तो दोनों के अंदर मैंने वो चीज़ ऐड कर दी। तो हमेशा ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस में रहेगी, कभी भी ये डिसबैलेंस नहीं होगी। तो अब हम फाइनल इक्वेशन दोबारा उतार लेते हैं। फाइनल इक्वेशन का मतलब क्या? फाइनल 45,000 अब हमारे पास कैश है और 45,000 की अब हमारे पास कैपिटल है। ओके, अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन पे। ओपनड अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ 4500। कहीं ना कहीं मैंने अब एक बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, तो मैं अभी सिर्फ शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओपन बैंक अकाउंट। आप इसे पूरा कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको कंसेप्ट सिखाना है, ट्रांजैक्शन मेंशन करना नहीं है। तो अब ध्यान से समझो, अगर मैं बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ तो बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे। पैसे जमा कराने पड़ेंगे तो यानी मैं अपनी पॉकेट में से कैश लेकर जाऊँगा, बैंक में जमा कराऊँगा, ऑफिस से कैश लेकर जाऊँगा और बैंक में जमा कराऊँगा। तो कहीं ना कहीं ऑफिस के अंदर कैश कम हो जाएगा और बैंक में कैश बढ़ जाएगा। और बैंक में पड़े हुए पैसे भी कहीं ना कहीं मेरी एसेट होती हैं, तो मैं उसे भी लिखूँगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन करेंगे, माइनस करेंगे 4500 यहाँ से और प्लस करेंगे 4500 कहाँ पर? बैंक के कॉलम में। तो इसलिए हमने एक और कॉलम बना दिया यहाँ पर, बैंक। क्लियर? अब हमने फिर से ये वाली एंट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है, और अगर एंट्री ख़त्म हो चुकी है तो हम यहाँ पर इसे लाइन लगाकर क्लोज कर देंगे। क्या हमारी कैपिटल पर कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो इसलिए हम यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल। तो एक ही साइड एक चीज़ ऐड हुई, एक चीज़ लेस हुई, अल्टीमेट उसका बैलेंस जीरो है, तो दूसरी साइड भी जीरो है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस एक दूसरे से मैच कर जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है? अब मेरे पास बचा हुआ है 40,500 का कैश प्लस 4500 बैंक में पड़े हैं, और अब कहीं ना कहीं मेरे पास 45,000 की कैपिटल है। क्लियर मेरी बात? अब हम आ जाते हैं तीसरी एंट्री पे। तीसरी एंट्री लिखती है, बोट गुड्स फ्रॉम मिस्टर सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। तो कहीं ना कहीं कंपनी का नाम दे रखा है, कैश के बारे में कोई बात नहीं कर रखी, यानी मैंने सामान खरीदा है सामने वाली पार्टी से उधार पे। ओके, और ये मेरी बात, उधार का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था ना कि अगर मैं सामने वाली पार्टी से उधार पर माल खरीदूंगा तो कहीं ना कहीं वो क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी ना। और अगर वो लायबिलिटी बनेगी तो मैं कहीं ना कहीं उसके पैसे देनदार हूँ ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे वो समझो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। सामान खरीद रहा हूँ भाई, तो मेरे पास कहीं ना कहीं सामान आ रहा है, गुड्स, तो गुड्स में ऐड होगा। कितने का सामान है? 11,200। अब लेकिन उधार पर खरीदा है दोस्तों, उधार का मतलब पैसे देने हैं, और सामान जब खरीदता हूँ उधार पर तो क्या बनते हैं? क्रेडिटर्स। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर, एंड कुछ पैसे उस सप्लायर के देने होते हैं, तब हम उसे क्रेडिटर कहते हैं। तो ये आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, तो 11,200 रुपये लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएंगे। डन। तो अब आपकी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ गई। आपके पास 40,500 रुपये का तो कैश है, 4500 रुपये आपके बैंक में है, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉक या जो गुड्स है वो 11,200 रुपये का है। अब आपके क्रेडिटर्स भी हैं 11,200 के, और 45,000 आपके पास क्या है? कैपिटल। क्लियर है मेरी बात? अब मैं चाहूँ तो इसकी बैलेंस शीट बनाना भी सीख सकता हूँ। बैलेंस शीट में हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी होती है बैलेंस शीट, उसके बाद एज एट, जो भी आपकी डेट दे रखी हो हम उसको लिखते हैं। तो बैलेंस शीट को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज़ और कैपिटल की होती है, और राइट हैंड साइड जो है वो एसेट्स की होती है। ओके, तो अब हमारे पास क्या था? एक तो क्रेडिटर्स थे लायबिलिटीज़ में, और एक थी हमारे पास
कैपिटल। क्रेडिटर्स थे 11,200 रुपये के और कैपिटल जो थी हमारे पास दैट इज़ 45,000 की। ओके, अब एसेट्स में हमारे पास क्या क्या था वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास कैश था, फिर कुछ बैंक में पैसे बचे हुए थे और कहीं ना कहीं हमारे पास गुड्स भी थे या स्टॉक भी था। तो 40,500 का कैश था, उसके बाद 4,500 बैंक में थे और 11,200 के गुड्स थे। तो कहीं ना कहीं जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों साइड का। तो जब भी वो आपसे अकाउंटिंग इक्वेशन पूछे, क्वेश्चन में कहे, क्वेश्चन में ना कहे, आप अपने हिसाब से बैलेंस शीट बनाकर आओगे। क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट कर दूंगा, मैं ट्रांजैक्शन ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड फ्रॉम श्याम, सोल्ड गुड्स एंड विड्रू कैश। ओके, तो कहीं ना कहीं हम स्पीड से करेंगे थोड़े क्वेश्चंस को ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, फिर से हम थोड़ा सा फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस को मैं बहुत ही छोटा सा कॉलम दे रहा हूँ। उसके बाद एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी अपने एग्ज़ाम्स में शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा कॉलम भी तैयार हो गया क्योंकि इसके अंदर हम एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की बाइफर्केशन लिखते हैं। तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपके पास क्या आ रही है? गोपाल ने बिज़नेस शुरू किया है 25,000 रुपये कैश से। तो कहीं ना कहीं अब आप समझ चुके होंगे कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। तो मैं यहाँ पर स्टार्टेड लिख रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको याद रहे। प्लस 25,000 और इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर आपके पास प्लस 25,000। डन है? कैश भी बढ़ा और कैपिटल भी बढ़े। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कहीं ना कहीं श्याम से सामान खरीदा है और कहीं भी कैश की बात नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैंने उसे उधार पर सामान खरीदा है। तो हमारे पास सामान आ रहा है, उधार पर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास क्रेडिटर्स बन रहे हैं। तो गुड्स बनेंगे, स्टॉक बनेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। तो हमारे पास दूसरा वाला एंट्री क्या है? सबसे पहले फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। जैसे ही हम लाइन लगाएंगे हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। तो 25,000 इज इक्वल्स टू 25,000। अब हम सामान खरीद रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ परचेज लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे हमने ये कौन सी एंट्री करी है। तो अब आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 है। तो कहीं ना कहीं आपके पास स्टॉक या गुड्स, स्टॉक आ रहा है 10,000 रुपये का और कहीं ना कहीं आपके पास क्रेडिटर्स बन रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो लायबिलिटी के अंदर भी आपने 10,000 बढ़ा दिया। यह इक्वेशन भी कंप्लीट होगी। तो अब हम फिर फाइनल इक्वेशन लिखेंगे। फाइनल इक्वेशन आपके पास है 25,000 का कैश है, 10,000 रुपये आपके पास स्टॉक है, 10,000 के आपके पास क्रेडिटर्स हैं और कहीं ना कहीं 25,000 रुपये के आपके पास कैपिटल है। डन है मेरी बात? इसके बाद सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग 1800 और 1500। कॉस्ट 1800 की थी और बेच 1500 का दिया। भाई कहीं ना कहीं इस बात को इस तरीके से समझो कि मेरे पास जो सामान है से इस पेन को मैंने ख़रीदा तो था 1500 रुपये, सॉरी 1800 रुपये में, और मैंने इसे बेच दिया 1500 रुपये में। तो कहीं ना कहीं ये मेरा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? मेरी बात क्लियर हो रही है? कुछ माइंड में घुस रही है कि हम क्या कहने की कोशिश करें? भाई 1800 का मेरे घर में आया था, कॉस्टिंग इसकी 1800 है और बेच दिया मैंने कितने रुपए का? 1500 का। तो कहीं ना कहीं 300 रुपये का नुकसान मुझे होगा। जो भी नुकसान या प्रॉफिट होता है हम उसे कैपिटल में ऐड या लेस करते हैं। प्रॉफिट मेरी कैपिटल को बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं मैं कैपिटल में ऐड करूँगा प्रॉफिट को, और लॉस मेरी कैपिटल को कम करेगा तो मैं माइनस करूँगा। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से समझे। सोल्ड गुड्स टू सोहन, कॉस्टिंग है उसकी 1800 और बेच दिया उसे 1500 में। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड एंट्री लिख रहा हूँ, सोल्ड लिख रहा हूँ। अब ध्यान से, उधार पर माल बेचा है तो डेटर्स बनेंगे। ये बात तो समझ में आई? अब देखो कहीं ना कहीं मैं सामान बेच रहा हूँ 1800 रुपये की कीमत का, तो कहीं ना कहीं मेरे गोदाम में से 1800 रुपये का सामान कम होगा। क्लियर है? अब डेटर्स को मैंने बेचा कितने रुपए में?
लेने कितने रुपए हैं सामने वाले बंदे से? भाई मैंने उसे 1800 का सामान 1500 में दिया है, तो कहीं ना कहीं मैंने उससे कितने रुपए लेने? 1500। अगर वो मुझे कैश दे देता, से वो मुझे कैश देता तो कितने देता? 1500 ही देता ना, तो 15 तो कैश में ऐड कर देता। उसने कहा कि अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो मैंने ठीक है भाई बाद में दे देना, तो मैंने डेटर्स में ऐड कर दिया। अभी यहाँ पर 300 रुपये का क्या दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कहीं मुझे लॉस हो रहा है, और जब मुझे लॉस दिखाई दे रहा है तो मैं कहीं ना कहीं इसे कैपिटल में से माइनस करूँगा। डन। तो अब आपको क्या समझ में आया कि आपके पास 25,000 रुपये का कैश है। अब आपके गोदाम के अंदर कितने रुपए का सामान पड़ा है? दैट इज़ 8200। अब आपके पास 1500 रुपये के डेटर्स हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके 10,000 के क्रेडिटर्स थे, और प्लस 24,700 रुपये की कैपिटल है। क्लियर है मेरी बात? अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है गोपीनाथ विड्रीव फ्रॉम बिजनेस। गोपीनाथ ने सपोज घर खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए, तो बेसिकली ये क्या है? ये है आपकी ड्राइंग्स यानी पैसे निकाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कैश कम हो रहा है। भाई मेरे पास कैश निकाल लिया, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस के लिए खर्चा है, ये आपकी कैपिटल को कम करेगा। तो क्या समझ में आया? कैश में भी माइनस और कैपिटल में भी। तो कहीं ना कहीं हम 5000 यहाँ से भी माइनस कर देंगे, और 5000 यहाँ से भी माइनस कर देंगे। अल्टीमेट आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज 20,000 प्लस 8200 प्लस 1500 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस ये हो गया 19,700। क्लियर है मेरी बात? ओके। अब हम आ जाते हैं, ये आपका फोर्थ था तो मैं इसके आगे फोर्थ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ड्राइंग्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब भी आप वीडियो को रेफ़र करो तो आप आराम से उसे क्लियर कट समझ पाओ। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाली क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। भाई थर्ड क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं आपको इसे क्लियर करता जाऊंगा। तो सबसे पहले भाई स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। फिर से हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन का टी, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दो कॉलम हमने तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो बड़ा इजी था, कहीं ना कहीं कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, कितने रुपए से स्टार्ट किया है? 50,000, तो प्लस 50,000 और इक्वल्स टू बीच में प्लस 50,000 कैपिटल में ऐड। फर्स्ट इक्वेशन ख़त्म। लाइन आ चुकी है तो कहीं ना कहीं हम टोटल करके लिखेंगे। दूसरी एंट्री आपको देखने को मिलती है सैलरीज पेड। आपने सैलरी पे करी है, पे करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरी कैश मेरी जेब से जाएगा, और ख़र्चा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो मैंने कहा कि एक एंट्री कम से कम दो जगह तो ज़रूर आएगी। देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, कहीं ना कहीं आपको ये कंफर्म हो गया होगा, तो मिनिमम एक एंट्री कम से कम दो जगह तो ज़रूर आएगी, ज़्यादा कितना भी आ सकती है। तो क्या सैलरी पे करी है मैंने 2,000 की, तो माइनस 2,000, और यहाँ से भी माइनस 2,000। ओके। तो अब आपके पास 48,000 की तो कैश बचा है, और 48,000 का तो आपके पास कैपिटल बची है। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद वेजेस आउटस्टैंडिंग। देखो ध्यान से समझने की ज़रूरत है। वेजेस है लेकिन आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है भाई मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं अभी आपके पैसे नहीं दे सकता, मैं उधार कर लेता हूँ। कैश में से होता तो कैश में माइनस कर देता। तनख्वाह पे करी मतलब सिंपल था, कैश और कैपिटल से माइनस। लेकिन वो कह रहा है भाई अभी कैश नहीं है, तो कैश नहीं है तो मतलब कैश में से तो माइनस नहीं होगा, लेकिन खर्चा तो है ना, तो इसलिए कैपिटल में से तो माइनस हो गया। देखो कहीं ना कहीं अब वेजेस आउटस्टैंडिंग को हम शॉर्टकट में OS लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो खर्चा तो है, तो ये हो गया आपका
कैपिटल में से माइनस। लेकिन कभी ना कभी अभी नहीं पे कर पा रहा, लेकिन कभी ना कभी इन वर्कर्स बेचारों की सैलरी तो देनी पड़ेगी ना, और अगर सैलरी देनी पड़ेगी तो मुझे एक कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, यानी कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरी लायबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो 3,000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ओके, क्लियर? तो अब आपके पास क्या समझ में आया भाई? 48,000 तो आपके पास कैश है, 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और कहीं ना कहीं अब आपके पास कैपिटल कितने रुपए की बची है? दैट इज़ 45,000। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में आता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। देखो, इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी भी हमने उसकी पेमेंट नहीं की है। अल्टीमेट फिर से वही हो गया कि कहीं ना कहीं ये ब्याज की तारीख आ चुकी है, मुझे पेमेंट करनी थी और मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की है। तो फिर से ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 100 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और 100 रुपये यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो 3100 यहाँ पर आपके पास आउटस्टैंडिंग, और कहीं ना कहीं आपके पास माइनस हुए हैं, तो 44,900। क्लियर है मेरी बात? ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगा देते हैं ताकि क्लियर रहे कि भाई कैश के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। तो मैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो अब हमारे पास 48,000 का कैश है, 3,100 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं, और 44,900 रुपीज़ की कैपिटल है। इसके बाद रेंट पेड इन एडवांस, इसे ध्यान से समझें। रेंट पेड इन एडवांस का मतलब अगले महीने का जो किराया है वो हमने अभी दे दिया, और अभी दिया है इसका मतलब पैसे तो गए ना। तो एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि कहीं ना कहीं 150 रुपये यहाँ से तो माइनस होंगे। अभी अगले महीने का खर्चा है और मैं इस महीने दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगले महीने में एडजस्ट होगा। तो अभी तक ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। तो कहीं ना कहीं मैं इसको क्या लिखूँगा? प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। भाई अगर मैं खर्चा पहले पे कर देता हूँ, एडवांस में पे कर देता हूँ, अभी उसकी तारीख नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए क्या बन जाता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। डन है मेरी बात? तो कहीं ना कहीं आपके पास अब 47,850 का कैश बचा है, 150 रुपये के प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, 3,100 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, और प्लस कहीं ना कहीं 44,900 रुपीज़ की आपके पास कैपिटल है। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। हर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। उसके बाद सोल्ड गुड है, रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग। देखो ऑलमोस्ट हम एंट्रियां कर चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो। किसी क्वेश्चन में डाउट है, एक बार आपको नहीं लग रहा तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं लाइव क्लास में भी आपको कभी समझा सकता हूँ। ओके है मेरी बात? अब आ जाते हैं हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। आपको लग रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, उसके बाद थोड़ा छोटा कर दूं ट्रांजैक्शन के कॉलम को, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मैं आपको फिर ध्यान दिला रहा हूँ कि आपको ये सारी फुल फॉर्म्स लिखनी है। मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ को लिख कर बार बार समझाना मुश्किल हो जाता है, टाइम ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 18,000 रुपये। तो स्टार्टेड बिजनेस तो मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, 18,000 है तो कहीं ना कहीं कैश में ऐड और कहीं ना कहीं कैपिटल में ऐड होगी। इक्वेशन ख़त्म। इक्वेशन ख़त्म होते ही कहीं ना कहीं हम इसे नीचे उतार लाएंगे। डन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में लिखता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। देखो एक ही एंट्री के अंदर दो अलग अलग स्टेटमेंट है। गुड्स जो हैं वो आपने कैश में भी खरीदे हैं और क्रेडिट में भी। तो हम बड़े समझदारी से काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट बना लेते हैं।
एक ही ब्लॉक के अंदर दो अलग अलग तरीके से। फॉर कैश हम पहले कैश की एंट्री कर देते हैं, गुड्स कैश में ख़रीदे हैं 5,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं आपके जो है वो स्टॉक में ऐड होगा और कैश जाएगा, तो 5,000 रुपये कैश जाएगा और 5,000 का सामान आएगा। ये हमने कर दी कैश वाली एंट्री। अब आ जाते हैं क्रेडिट पे। 2,000 रुपये का माल हम क्रेडिट पर उधार पर ख़रीद रहे हैं, तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ फॉर क्रेडिट। अब उधार पर ख़रीदूंगा सामान, तो समझ लो कि सामान तो आएगा, गुड्स तो आएंगे, लेकिन क्या बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिटर्स बनेंगे, तो हम क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे। अब हम फाइनल इक्वेशन लिख देंगे, ईजी हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ गए, फिर कह रहा हूँ कंसेप्ट इज़ एवरीथिंग, रट्टा मारने की कोशिश मत करना। कोई डाउट लग रहा है मुझे कॉल, मैसेज, टेलीग्राम, जो मन करे वो करो, आई विल बी देयर फॉर यू। रट्टा मत मारना, बस आपको इतना ईजी समझा दूंगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अब आपके पास 18,000 रुपये की कैपिटल है। क्लियर है मेरी बात, इजी। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे। थर्ड वाला पॉइंट आपके पास क्या कहता है वो देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जिसकी कॉस्टिंग जो 2,400 रुपये की कॉस्टिंग है और 4,000 रुपये में बेच दिया और कैश में बेचा है, तो ध्यान से समझें। तो कहीं ना कहीं सोल्ड गुड्स कैश भी है और 2,400 का माल 4,000 में बेचा है, यही स्टोरी लिखी है वहाँ पर, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दी है। तो सबसे पहले 2,400 का सामान बेचा है, तो कहीं ना कहीं मेरे गुड्स में से 2,400 कम होंगे। कैश कितना आएगा, 4,000 में बेचा है, तो कम से कम मेरे पास 4,000 रुपये आएंगे। अब भाई 2,400 का माल 4,000 में बेचा है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो हो रहा है ना। और अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, वो ऐड होगा आपकी कैपिटल में। तो अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास 17,000 रुपीज़ का तो कैश है, प्लस गुड्स कम हुए थे, तो गुड्स कितने कम हुए, ये हुए 5,4600 के। अब उसके बाद आपके पास 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, प्लस 1600 ऐड करना है इसके अंदर, और अगर ऐड करना है तो 19,600 आपके पास कैपिटल है। अगर मैं चाहूँ तो टोटल करके देख सकता हूँ, हमेशा सेम रहेगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है रेंट पेड 1,000, रेंट आउटस्टैंडिंग 200। फिर से अगर एक ही उसके अंदर दो हैं तो हम अलग अलग कर लेते हैं, तो एक बार पेड वाली कर लेते हैं और एक बार आउटस्टैंडिंग वाली। तो मैं रेंट पेड भी लिख रहा हूँ और रेंट आउटस्टैंडिंग भी लिख रहा हूँ। पहले पेड वाली एंट्री करूँगा और फिर आउटस्टैंडिंग वाली। पेड वाली है 1,000, तो कहीं ना कहीं कैश में से जाएगा और कैपिटल में से जाएगा। उसके बाद 200 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो देखो कहीं ना कहीं खर्चा तो है ही ना, और खर्चा है तो कैपिटल में से तो गया, और कहीं ना कहीं आपका एक नया कॉलम बनेगा इसके अंदर। कौन सा कॉलम बनेगा, मैंने कहा था ना कि अगर पे नहीं करूँगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक कॉलम बनेगा, और उसके अंदर ये 200 रुपये ऐड हो जाएंगे। डन। तो अब आपके पास कहीं ना कहीं 16,000 रुपये का कैश बचा हुआ है, उसके बाद 4,600 रुपीज़ के गुड्स बचे हुए हैं, उसके बाद 2,000 रुपये के क्रेडिटर्स हैं, उसके बाद अब आप 200 रुपये के आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब आपके पास कैपिटल कितनी बची हुई है, 18,400। डन। ये है आपका फाइनल आंसर। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, मैं इतना इजी लेवल से करा रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, बड़ा ही इजी सा लग रहा है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो भाई ने सबसे पहले ही बिजनेस की शुरुआत जो करी है उसमें कैश भी लगा दिया और गुड्स भी लगा दिया। ओके हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन फिफ्थ। सीरियल नंबर, हेडिंग लिखते रहना बच्चों, मैं आपको पहले ही फॉर्मेट बता चुका हूँ। अब मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है आपको कंसेप्ट समझाना, आपके सारे क्वेश्चंस कराना। तो कहीं ना कहीं आपको हेडिंग भी लिखनी है और कहीं ना कहीं आपको इन सब की फुल फॉर्म्स लिखनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो कहीं ना कहीं मैं बिज़नेस में कैश भी लगा रहा हूँ और गुड्स भी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलम बनाओगे, एक कैश का और एक स्टॉक का।
ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, पहली एंट्री है तो आपने 1 लाख के कैश और 20,000 की गुड्स, तो आपने 1 लाख रुपए का तो कैश लगाया है और उसके बाद प्लस 20,000 के आपने गुड्स लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं आपने टोटल 1,20,000 रुपये पूंजी लगाई। तो मैं कैश में लगाऊं, सामान लगाऊं, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, कोई अलग फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ से समझ आती है बिज़नेस में कितनी पूंजी लगी। तो आपकी फाइनल इक्वेशन यही है, आपके बिज़नेस में अब 1 लाख रुपए का कैश है, कहीं ना कहीं 20,000 रुपये का स्टॉक है, टोटल आपने 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है सोल्ड गुड्स 10,000 फॉर कैश 12,000, कैश में बेचा, 10,000 का माल 12,000 में बेचा। अब देखो कहीं ना कहीं आपने 10 का माल 12 में बेचा है, तो 10,000 रुपये, आप 10,000 का सामान गया, सामान कहाँ से जाएगा, गुड्स में से जाएगा। कैश कितना आएगा आपके पास, 12,000 रुपये का कैश आएगा, 2,000 का फ़ायदा, वो कहाँ जाएगा, 2,000 का फ़ायदा आपका कहीं ना कहीं कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो अब आपके पास हो चुका है 1,12,000 रुपये का कैश हो चुका है, प्लस अब आपके गोदाम में सिर्फ 10,000 का माल बचा है और अब आपकी कैपिटल हो चुकी है 1,22,000 रुपये की। डन है। इसके बाद परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट 30,000, कहीं ना कहीं फिर से मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ, गुड्स खरीद रहा होता तो गुड्स में ऐड होता, फर्नीचर खरीद रहा हूँ मतलब मेरी एसेट है, अलग से इसका कॉलम बनेगा, इसका कॉलम आपके पास यहाँ पर बनेगा फर्नीचर का। फर्नीचर कितने रुपए का खरीद रहे हैं देखें जरा भाई, 30,000 का फर्नीचर खरीदा है तो 30,000, उधार में खरीदा है तो क्रेडिटर्स का कॉलम बनेगा प्लस 30,000। ओके, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, मैं थर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ फर्नीचर लिख रहा हूँ। अब आपके पास 1,12,000 रुपये का कैश है, कहीं ना कहीं 10,000 रुपये का सामान बचा हुआ है, अब आपके पास 30,000 का फर्नीचर है, उसके बाद 30,000 क्रेडिटर्स के हैं, प्लस 1,22,000 रुपये आपकी कैपिटल है। तो अगर मैं टोटल कर देखना चाहूँ तो मैं टोटल कर सकता हूँ, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ओके, यहाँ तक हमने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका है तो फिर से वही प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट। मैंने आपको कहा क्वेश्चन में लिखे, क्वेश्चन में ना लिखे, आप अपनी बैलेंस शीट बनाकर आओगे। बैलेंस शीट बनाने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया, सब में सेम है, उसमें कोई ज़्यादा माइंड नहीं लगाना। तो उसके बाद फिर से थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि अब दिक्कत ना रहे। अब हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6, तो फिर से वही सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, उसके बाद एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको इतनी ही पसंद आएगी। हजी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो फिर से स्टार्ट लिख रहा हूँ, कैश कैपिटल 20,000 से शुरू कर रहे हैं, तो प्लस 20,000 प्लस 20,000, डन है। इसके बाद सेकंड एंट्री, सेकंड एंट्री को ध्यान से देखें, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर, देखो यहाँ पर कोई भी पार्टी का नाम नहीं दे रखा, यहाँ कोई भी पार्टी का नाम नहीं दे रखा कि किस बंदे से ख़रीदा। कहीं ना कहीं आपके पास अगर हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन देखे तो कहीं ना कहीं या तो लिखा था कि क्रेडिट मेंशन है, या फिर कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी का नाम दे रखा था। देखो इसको ऐसे देखते हैं, अब ऊपर वाले क्वेश्चन में जा रहे हैं। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, कहीं ना कहीं बंदे का नाम दे रखा है, नाम दे रखा है तो अगर हम उसे क्रेडिटर मानेंगे। लेकिन अगर लिखा होता सिर्फ परचेज गुड्स, ये श्याम नहीं दे रखा होता, तो क्या होता, तब हम इसको कैश मानते। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी का नाम दे रखा है, क्रेडिटर का नाम दे रखा है, तब तो हम उसे क्या मान रहे हैं, तब हम उसे मान रहे हैं उधार। और अगर नाम नहीं दे रखा तो हम उसे क्या मान रहे हैं, कैश। ओके, तो यहाँ पर बंदे का नाम नहीं दे रखा, परचेज फर्नीचर है, तो कहीं ना कहीं फर्नीचर में ऐड करूँगा और कैश में माइनस करूँगा,
क्योंकि बंदे का नाम नहीं है, इसका मतलब हमने किसी बंदे से कैश में ही ख़रीदा है, तो इसलिए फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो कहीं ना कहीं कैश फर्नीचर में ऐड होगा, कैश में माइनस होगा, तो इसलिए मैं परचेज्ड फर्नीचर लिख रहा हूँ। तो अब आपके पास 18,000 रुपये का कैश बचा हुआ है, 2,000 रुपये का आपके पास फर्नीचर है, और कहीं ना कहीं कैपिटल तो है ही आपके पास 20,000 के। ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेड रेंट। पेड रेंट है, सिंपल है, कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है, अब मैं बार बार टोटल नहीं करूँगा, अब मैं आपको सिर्फ एंट्रीज बता देता हूँ। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कहीं ना कहीं हम उधार पर सामान खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास गुड्स आएगा, गुड्स आएगा तो गुड्स में ऐड, थोड़ा अलग से नीचे से लिख देता हूँ, तो कहीं ना कहीं अब आपका गुड्स में ऐड होगा कितने रुपए का सामान, 3,000। तो गुड्स हमने खरीदे 3,000 रुपये के, और कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स में ऐड होंगे, क्रेडिटर्स। क्लियर है मेरी बात? तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, देखो साफ साफ लिखा है, क्रेडिट वर्ड लिखा है, तो मैंने गुड्स में ऐड कर दिया और क्रेडिटर में। मैं टोटल नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको बस कंसेप्ट क्लियर हो सके। सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000, 5,000 में बेच दिया, और कहीं ना कहीं कैश आया है। तो हमने 2,000 का सामान बेच दिया, कितने में, 5,000 में, तो कैश में ऐड हो जाएगा 5,000। कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 3,000 का, वो कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है। अब आपको ये मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होंगी चीज़ें, तो इतना इजीली हम कर सकते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो अल्टीमेट अब आपके पास जो कैश बचेगा वो कितना बचेगा, वो आपके पास बचेगा 22,800, प्लस आपके पास 2,000 का फर्नीचर है, प्लस अब आपके पास गुड्स जो हैं वो 1,000 रुपये के बचे हुए हैं, इज इक्वल्स टू 3,000 रुपये आपके पास क्रेडिटर्स के हैं, और कहीं ना कहीं आपके 20 और 23 22,800, ये आपकी कैपिटल बची हुई है। ओके है मेरी बात? अब यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर आंसर? तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया। अगर आपको फिर भी डाउट लगे कि सर शॉर्टकट समझ नहीं आ रहा, तो मुझे मैसेज कर देना, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं और डिटेल से बना दूंगा। ओके, अब आपके पास आ जाता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये मेरे हिसाब से आप लोग समझ चुके होंगे, क्रेडिट वाला भी समझ चुके होंगे, ये थोड़ा सा नया है, मैं इसलिए इसे सोल्व करा देता हूँ। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम वर्ड यूज़ करें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो चलो भाई पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये ट्रांजैक्शंस होगी, ये आपके पास एसेट्स होगी, इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, आपको भी कोई दिक्कत ना आए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कहीं ना कहीं कैश और कैपिटल दोनों आ रही हैं, और कैश और कैपिटल आ रही है तो प्लस 1 लाख, और यहाँ भी प्लस 1 लाख। डन, फर्स्ट वाली एंट्री हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम सेकंड एंट्री पे। मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू इसलिए उतार रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो नया है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा मेंशन कर रहा हूँ। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, मैंने कहा था कि अगर कैश और क्रेडिट दोनों दे रखे हैं तो हम एंट्री को स्प्लिट कर लेते हैं। कैश वाली एंट्री करेंगे, फिर क्रेडिट वाली एंट्री करेंगे। सामान खरीद रहा हूँ 20,000 का कैश में, तो कैश गया, स्टॉक आया। उसके बाद दूसरी एंट्री क्रेडिट वाली 30,000 है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक आया, और लायबिलिटी यानी उधार में ख़रीद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पास क्रेडिटर्स बनेंगे, तो क्रेडिटर बना दिए और प्लस 30,000 कर दिया। डन। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, अब आपके पास जो है वो 80,000 का तो कैश बचा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद आपके पास 50,000 रुपये का सामान आ चुका है। इसके बाद कहीं ना कहीं 30,000 रुपये के आपके पास क्रेडिटर्स हैं, और 1 लाख रुपए की आपके पास कैपिटल है। डन है मेरी बात? और आपके पास आ जाता है तीसरा। फिर से यहाँ पर आपके पास दो स्टेटमेंट है। देखो,
सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, क्रेडिट 15,000, बोथ एट 20% प्रॉफिट। तो 10,000 का माल 20% प्रॉफिट पर कैश में बेचा है। तो मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, कैश की एंट्री लिख रहा हूँ। 10,000 का माल 20% प्रॉफिट, 20% कैसे निकालते हैं 10,000 का, 10,000 इंटू 20/100, दैट मीन्स कहीं ना कहीं 2,000 प्रॉफिट पे। मैं जोड़ देता हूँ, 10,000 का माल 2,000 प्रॉफिट मतलब कितने का बेचा, टोटल 12,000 रुपये का बेचा, कैश में बेच रखा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास 12,000 रुपये तो कैश आएगा, गोदाम में से 10,000 का सामान जाएगा और 2,000 का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्रेडिट वाली एंट्री पर। मैं बीच में क्रेडिट लिख देता हूँ। क्रेडिट है कितने रुपए का सामान, 15,000 का 20% प्रॉफिट। तो जब मैं 15,000 का 20% प्रॉफिट निकालूंगा तो वो कहीं ना कहीं 3,000 रुपये आएगा। तो यानी 15,000 का माल हमने बेच दिया 18,000 पे, और वो भी उधार पे। तो कहीं ना कहीं हमारे गोदाम में से तो गया 15,000 का माल, लेकिन अब हमने उधार पर बेचा है तो कहीं ना कहीं हमारे क्या बनेंगे, डेटर्स बनेंगे। अब जितने रुपए लेने हैं उतने के डेटर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं 18,000 रुपये लेने हैं तो 18,000 के डेटर्स, 3,000 का फ़ायदा मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आ गया आपका 3,000। तो फाइनल इक्वेशन आपकी क्या बनी वो देखो। अब मेरे पास सपोज करो जो कैश है दैट इज़ 92,000, प्लस गोदाम में कितने रुपए का माल बचा, सिर्फ 25,000 का। अब उसके बाद 18,000 रुपये के डेटर्स हो गए, उसके बाद 30,000 रुपये के आपके क्रेडिटर्स हैं, प्लस 1,05,000 रुपये की आपकी कैपिटल है। क्लियर है मेरा आंसर, डन। इसके बाद आपके पास आ जाता है डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द ट्रांजैक्शन। उसके बाद फिर से वही, मोहन ने बिजनेस शुरू किया है, मेरे हिसाब से ऐसी कोई एंट्री इसके अंदर नहीं है जो अलग से हो, सिर्फ एक एंट्री मुझे ये लग रही है जो आपको कहीं ना कहीं अलग सी मिलेगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मूला बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, दैट इज सीरियल नंबर ट्रांजैक्शंस एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट वाला स्टार्टेड बिजनेस है तो भाई कहीं ना कहीं कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। 50,000 50,000 पहली एंट्री तो मेरे हिसाब से अब आपको सबको क्लियर हो जाएगी, सपने में भी यही एंट्री आएगी आपके, कैश और कैपिटल। दूसरी एंट्री मैं थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ, तो परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा है तो कहीं ना कहीं कैश गया, गुड्स आए, या स्टॉक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस 30,000। देखो मैं बीच में ना टोटल नहीं कर रहा बार बार क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं इसलिए सिर्फ शॉर्टकट ले रहा हूँ, डन। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर माल खरीदा है तो कहीं ना कहीं गुड्स में ऐड। साथ साथ माइंड में मेरे करते रहना कि जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लोग भी बोलते जाएं, तो कहाँ ऐड होगा, क्रेडिटर्स में ऐड हो गया। ओके, तीसरी एंट्री भी क्लियर हो चुकी है। इसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 12,000 में, फिर से वही 10,000 का माल 12,000 में बेच दिया। और देखो कहीं भी पार्टी का नाम नहीं लिख रखा तो मैं इसे कैश ही मानूंगा। तो कहीं ना कहीं कैश में 12,000 रुपये आएंगे, गुड्स में से 10,000 रुपये जाएंगे, और 2,000 का जो आपका प्रॉफिट होगा वो ऐड हो जाएगा आपकी कैपिटल में। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ एंट्री पे। बोट फर्नीचर क्रेडिट लिखा है साफ साफ, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं फर्नीचर ख़रीदा है तो नई एसेट खरीदी है, तो ऐड कॉलम बनेगा, कितने रुपए का फर्नीचर है, 2,000 रुपये का। तो फर्नीचर में 2,000 ऐड, उधार में ख़रीदा है, उधार में ख़रीदा है तो कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स में ऐड। ओके, इसके बाद पेड कैश टू क्रेडिटर्स, पेड कैश टू क्रेडिटर, कितने रुपए पे करे भाई, 15,000 रुपये। ध्यान से समझो, क्रेडिटर को पैसे देकर आया हूँ, जिसकी उधार थी उसकी उधार उतार कर आया हूँ। इसका मतलब क्या है कि मेरी जेब से पैसे गए लेकिन उधारी भी तो कम होएगी ना। तो कहीं ना कहीं
ये कैश में से भी माइनस होगा और क्रेडिटर्स में से भी। ओके, कुछ लोग जल्दबाजी में इसे खर्चा मान के कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, लेकिन ये खर्चा नहीं है भाई। जिसके पैसे देने थे उसके पैसे ही तो देकर आए हो। पहले आपने उससे सामान खरीद रखा है तो सामान के बदले पैसे देते हैं तो वो खर्चा नहीं होता, मेरी बात को ध्यान रखना। तो क्रेडिटर्स की पेमेंट मेरा कोई खर्चा नहीं है, कैश में से कम, और उसका उधारी का बैलेंस कम हो जाएगा। उधार उतार दी इसलिए मैंने उसे कैश में से माइनस और क्रेडिटर में से माइनस कर दिया। सैलरी पेड ये खर्चा है, सिंपल है, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। क्लियर है मेरी बात? डन, फाइनल आंसर। इसके अंदर आपके पास एक नया पॉइंट जो आने वाला है वो है, एक तो है फुल सेटलमेंट वाला और उसके बाद एक आपको ये डेप्रिसिएशन वाला। ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो मैं साथ साथ आपको हाईलाइट करता जा रहा हूँ। इसे पूरा बनाना पड़ेगा, तो एडलेस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो कोई इजी होता तो मैं उसे थोड़ा शॉर्टकट ले लेता हूँ, और अगर कुछ मुश्किल है तो मैं उसे साथ साथ आपको बना देता हूँ। सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शन, फिर से एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहली एंट्री आपकी फिर से वही, भाई बिजनेस शुरू किया है 70,000 रुपये कैश से, तो कहीं ना कहीं मैं स्टार्ट लिख रहा हूँ, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड, कैश कैपिटल। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, उधार पर माल खरीदा, तो नया कॉलम बनेगा स्टॉक प्लस 18,000, उधार पर ख़रीदा है तो क्रेडिटर्स बनेंगे प्लस 18,000 क्रेडिटर्स। ओके, तो सेकंड इक्वेशन के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। मेरे पास 70,000 रुपये का कैश है, 18,000 रुपये का सामान है, उसके बाद 18,000 के क्रेडिटर्स हैं और 70,000 रुपये की कैपिटल है। अब थर्ड आपके पास आ जाता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 17,500 इन फुल सेटलमेंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है वो समझो। कहीं ना कहीं मैंने क्रेडिटर को 18,000 रुपये देने हैं, ऊपर मैंने सामान खरीदा है ना 18,000 रुपये का, लेकिन मैं उसे 17,500 देकर आ रहा हूँ, कह रहा हूँ भाई तेरा अब कोई लेना देना नहीं है, ये पकड़ 17,500 और तेरा मेरा हिसाब खत्म। क्लियर, बात समझ में आई? फुल सेटलमेंट का मतलब अब मेरे से कोई पैसा मत मांगियो। तो मेरी जेब में से तो 17,500 गए, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर्स अपनी बुक्स में से कितने रुपए माइनस करेगा? 18,000 रुपये, क्योंकि अब हमने उनसे क्या कह दिया, भाई मेरे से 1 रुपये भी उम्मीद मत करियो, अब नहीं दूंगा, अपना हिसाब नील कर दियो, जीरो कर दियो। तो नील कैसे होगा? जब वो अपने अकाउंट में से पूरे के पूरे पैसे माइनस करेगा। अब ध्यान से समझो, क्रेडिटर को देने थे 18,000 रुपये, 17,500 में बात बनाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? और अगर फ़ायदा हुआ तो कहाँ जाएगा? फ़ायदा हुआ तो कहाँ जाएगा? फ़ायदा हुआ तो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो पेड में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पास अब पैसे जो बचे हैं दैट इज़ 52,500 कैश, 18,000 रुपये के डेटर्स, 18,000 रुपये के आपके पास गुड्स बचे हैं, और उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स बचा ही नहीं तो ज़ीरो, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है 70,500 की कैपिटल। ओके, इसके बाद परचेज मशीनरी फॉर कैश, 20,000 रुपये की मशीन खरीद ली आपने, 20,000 की मशीन खरीद ली, तो कहीं ना कहीं मशीन का कॉलम बनेगा प्लस 20,000 और माइनस 20,000, क्योंकि कैश में ख़रीदी है। डन हो गया, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 70,500। क्लियर है?
इसके बाद आपके पास आ जाता है पाँचवा पॉइंट आपके पास क्या कहता है, डेप्रिसिएशन लगाया भाई मशीन पर। डेप्रिसिएशन को हम सीधा समझते हैं भाई, मैं 1 लाख रुपए की एक्टिवा खरीद रहा हूँ, 1 साल उस एक्टिवा को चलाता हूँ तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कम होती है, और अगर वैल्यू कम होती है तो सपोज करो उसकी साल भर में वैल्यू 20,000 रुपये कम हो गई। ये 20,000 रुपये नुकसान हुआ ना, क्या ये 20,000 की कीमत हमने किसी को पे करी? क्या नहीं पे करी। इसका मतलब ये कैश में से तो माइनस नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी मेरा नुकसान है, तो कहीं ना कहीं ये कैपिटल में से माइनस होगा। तो इसीलिए जब मैं एसेट खरीद रहा हूँ और मुझे 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा है तो वो एसेट में से माइनस होगा। एक तो एसेट की कीमत घटेगी, और अगर एसेट की कीमत घट रही है तो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और नुकसान हो रहा है तो वो आपकी एसेट में से भी माइनस होगा। तो अब आपके पास क्या बचा है, 32,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 की मशीन बाकी है 0, और कहीं ना कहीं दैट इज 68,500। क्लियर है मेरी बात? ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी हम इसके अंदर 10 ही क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपका 10th क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये बड़ा ही ईजी रहेगा। ओके, देखो हम ये वाला पॉइंट भी कर चुके थे, पेड रेंट वाला भी, कैश और क्रेडिट वाला भी, सोल्ड गुड्स वाला भी, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला भी। सिर्फ एक ही पॉइंट इसके अंदर नया है, और वो है आपका बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स है तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए खर्चा है, तो और कहीं ना कहीं मैंने इसके लिए कैश पे किया है, तो कैश में से भी माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा। बाकी सारे पॉइंट्स हमने इसके सॉल्व कर रखे हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर भी मैं आपको एक बार स्पीड से करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, हमारा कोई भी क्वेश्चन बीच में पेंडिंग ना रहे। ओके, तो मैं शॉर्टकट लूँगा, टोटल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चंस तो करा ही देंगे। एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। फर्स्ट वाला कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश में ऐड और कैपिटल में ऐड। इसके बाद दूसरी एंट्री आपके पास आ जाती है पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस में आपने रेंट पे कर दिया, तो कहीं ना कहीं 500 कैश में से गया, और आपके पास एक नया कॉलम बनेगा प्रीपेड रेंट का, प्रीपेड एक्सपेंसेस का, तो कहीं ना कहीं ये उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, तीसरा परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं 30,000 रुपये के कैश पे, तो 30,000 कैश में से माइनस, और गुड्स या स्टॉक का कॉलम 30,000 गुड्स में ऐड। उसके बाद 20,000 के उधार पर ख़रीद रहे हैं, तो 20,000 आपके पास हो गया गुड्स में ऐड, और कहीं ना कहीं क्रेडिटर्स में ऐड, क्रेडिटर्स का कॉलम। ओके, तो मैं इसके बीच में लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अलग अलग समझने में दिक्कत ना आए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी, डन। इसके बाद फोर्थ वाली आ जाती है। फोर्थ वाली के अंदर कहता है सोल्ड गुड्स कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। 20,000 का माल कहीं ना कहीं आपने 30 में बेच दिया, और कैश भी लिखा है, तो गुड्स में से माइनस, कैश में ऐड, 10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो वो कैपिटल में ऐड। ओके, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, उसके बाद पेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम दोनों के अलग अलग कॉलम बनाते हैं। पहले आपके पास पेड सैलरी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं 500 रुपये कैश में से माइनस, और कहीं ना कहीं कैपिटल में से। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब मैं सैलरी नहीं दे पाया, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं ये 100 रुपये कैपिटल में से माइनस, और एक कॉलम बन जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, उसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक कॉलम बना देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। तो ये आपके 200 रुपये की 100 रुपये किस चीज़ की हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़। अब आप घर के लिए बाइक खरीद रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, भैया बिज़नेस थे तो बिज़नेस से कैश जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माइनस, और ये मेरा खर्चा है, मेरी ड्राइंग्स है बिज़नेस के लिए, तो ये माइनस। क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम 10 क्वेश्चन आपके कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसे कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो काइंडली कमेंट करिए ताकि मैं उसे साथ साथ रिमूव कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।